हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टडी में चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमपी बोर्ड 12th में देख रहे हैं। ठीक है, हम इसका बिजनेस स्टडी का फर्स्ट पार्ट जो कि एक जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के और दूसरे एस्पेक्ट देख रहे हैं, है ना। देखिए, हमने जो फर्स्ट पार्ट था मतलब चैप्टर 8 तक हमने जो बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट को समझा वो एक मैनेजमेंट की प्रोसेस थी। सारे चैप्टर लगभग मैनेजमेंट की प्रोसेस और मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहा था, राइट। अब हम मैनेजमेंट के कुछ और डिफरेंट फंक्शंस को समझने जा रहे हैं। ये मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं, जनरल मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। तो ये थोड़े से मतलब है उसी के पार्ट, बट इनमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है साहब? देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसको हम फंड कहते हैं। ठीक, इन फंड को जुगाड़ करना, इन फंड की जुगाड़ करना, है ना, इन फंड की व्यवस्था करना को ही फाइनेंस कहेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, आप यदि इसको रीड करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं रीड करके बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है मीनिंग में। हालांकि सब चैप्टर काफ़ी लॉजिकल है ना। जिन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ा है उनके लिए तो फिर से दिक्कत आने वाली है। 11th का यदि अकाउंट जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है उनके लिए फिर से प्रॉब्लम आने वाली है। बेटा याद रखना, कभी भी आप अपने जूनियर को एक चीज़ तो ज़रूर सिखा देना। यदि आपने 11th अच्छे से अकाउंट नहीं करा है तो अपने जूनियर को ज़रूर बोल देना कि बेटा 11th का अकाउंट को मजाक मत लेना, हमेशा दिक्कत देगा, इसलिए यहाँ पर सीख लेना। ठीक है, और वो अकाउंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सीख सकते हैं, बेसिक, राइट। देखिए, तो इसमें हम क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या क्वेश्चन है आप देखोगे, काफ़ी छोटा एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और क्वेश्चन बैंक में केवल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम इन्हीं 5 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, उसका रीज़न है सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। उस बड़े चैप्टर में से इन्होंने केवल 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस को दिया है। इट मीन्स कि हम ये समझिए कि मतलब 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से उन्होंने केवल 25 मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 25% को ही दिया है। तो बाकी का 75% क्वेश्चन, पूरा सिलेबस हम मतलब इस चैप्टर का पूरा सिलेबस यदि देखेंगे तो 75% रिमेनिंग है। अब यदि मान लीजिए एक भी क्वेश्चन अलग आ जाता है, एक क्वेश्चन डिफरेंट यदि उस 75 में से आता है, तो आप सोचिए एक क्वेश्चन के लिए हम 75% का टॉपिक हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो हम यही पढ़ेंगे, ठीक। और इसको शॉर्टकट में देखेंगे, ये मैं मानते हुए पढ़ाऊंगा ये चैप्टर कि आप लोगों को 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। जी हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर फिर से नहीं समझा जा सकता। ये देखिए, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, है ना, ये अकाउंट को हम मैनेजमेंट के स्टाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, उस पर जाने से पहले सिंपल से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ लेते हैं, है ना। तो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज मनी। भाई, सबसे पहला यदि किसी बिजनेस को चालू करना है और चलाए रखना है, तो सबसे पहली यदि कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है पैसा, मनी। फंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी रिप्रेजेंट द बिजनेस फाइनेंस। जो भी पैसे की ज़रूरत लगती है उस पैसे जो कि बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, उस पैसे को, उस मनी को, उस फंड को ही बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। जहाँ जैसे भी हम पैसा लेके आते हैं उसको हम फाइनेंस कहेंगे, उस पैसे को फाइनेंस कहेंगे। फाइनेंस इज नेसेसरी टू सेट अप बिजनेस। बिजनेस को चालू करने के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। टू रन अ बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। एंड टू एक्सपांड, और उसको बड़ा करने के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। मतलब आप अभी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग
बिजनेस के साथ साथ आपने एक रेडीमेड क्लॉथ सेंटर भी डाल दिया, तो ये क्या हो गया भाई, बिजनेस बड़ा तो है बट डिफरेंट एक्टिविटी में गया, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। जैसे कि टाटा कंपनी डाइवर्सिटी कंपनी है, मींस हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। नमक का एयरलाइन से कोई सॉरी नमक का टेलीकॉम से कोई संबंध नहीं है, या सॉफ्टवेयर कंपनी से कोई संबंध नहीं है। एक तरफ वो नमक भी बना रही है और एक तरफ सॉफ्टवेयर भी बना रही है, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। एंड मॉडर्नाइज, और उस बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। फंड्स आर नीडेड फॉर परचेसिंग वेरियस असेट्स एंड मे बी टेंजिबल, है ना, असेट्स को खरीदने में जरूरत होती है, एंड इंटेंजिबल असेट्स, ये सब आप जानते हैं। At the same time, finance is also needed to operate day-to-day of business activities such as purchasing raw material, है ना, paying bills, wages, salary, ठीक, collecting cash from customer and like। तो इस तरह से बिजनेस को सेट करना, बिजनेस को चलाना, बिजनेस को सेट करना मतलब असेट्स खरीदना, और चलाना मतलब उसके डे टू डे एक्सपेंसेस को करना, इन सब के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। In other words, a business entity need funds at every stage of its life। बिजनेस को हर जगह पैसों की जरूरत होती है उसके लाइफ के हर हिस्से में। A business can't grow and survive without adequate finance। याद रखना, adequate finance के बिना वो नहीं रह सकता। और मैं अपने बच्चों को, पहले भी स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ कि एक बिजनेस में याद करिए, कैश फ्लो जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अकाउंट में, तो मैंने कहा था कि बेटा कैश बिजनेस के लिए किसके जैसा है, ब्लड के जैसा है, राइट, मैंने कहा था ये। तो डेफिनेशन क्या हो गई भाई फाइनेंस की, डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई। ये तो हमने फाइनेंस को समझा, है ना, बिजनेस फाइनेंस को समझा। और अब हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट है किसका, जनरल मैनेजमेंट का। जो हमने अभी 8 चैप्टर कंप्लीट करे वो जनरल मैनेजमेंट है, उसी का एक हिस्सा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, विच डील विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। जो किसके साथ डील करता है, बिजनेस के फाइनेंस फंक्शन को, मतलब पैसे से संबंधित जो जो भी फंक्शंस हैं बिजनेस के, उनके साथ में डील करता है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी सच एक्विजिशन, मतलब कि किसी असेट को खरीदना, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किसके साथ में संबंधित है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से संबंधित है। जैसे कि एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड। भाई पैसा, अभी कैपिटल फंड का मतलब क्या हुआ ये अभी मैं बताऊंगा बाद में, अब इसको नॉर्मली समझे। फंड्स को एक्विजिशन करना मतलब फंड को लाना, पैसों की व्यवस्था करना, और उसका सही यूटिलाइजेशन। याद रखना बच्चे, कई बार ये उनके दिमाग में रहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसों को लाना। नहीं नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसे की व्यवस्था करना नहीं होता है, उसका सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप देखेंगे किसी घर में बहुत ही बखूबी पैसों का मतलब मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, बहुत संभल के पैसों को खर्च करते हैं। आप, एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप देखिए आपकी लिमिटेड इनकम है मान लीजिए, और आप उसी लिमिटेड इनकम में यदि आप अच्छा सेविंग्स या आगे बढ़ना चाहते हैं, या अच्छे पैसे वाले बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, मान लीजिए आपके 30-40 हज़ार रुपए की सैलरी है, और अब इन 30-40 हज़ार से ही अच्छा अपने काफ़ी सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, मकान, घर और बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो कैसे किया जाए, तो आपको रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, आपका इनकम तो, रिसोर्सेज तो फिक्स हो गया 30-40-50 हज़ार रुपए, राइट, और आपके एक्सपेक्टेशन ड्रीम्स ज़्यादा है, तो आपको उसको कैसे खर्च करना है इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक किसी बिजनेसमैन की उसमें भी मैंने पढ़ा था, हालांकि वो मैं पहले से जानता हूं पर मैंने कहीं पढ़ा भी था। आप
आप मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अपने आप में इसका क्वेश्चन का जवाब देना, और हो सके तो कमेंट में जवाब देना। आपको यदि मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए मिले आपको, राइट, अब आप इन 1 लाख रुपए से क्या करेंगे? क्या आप इस 1 लाख रुपए की कोई बढ़िया सी बाइक खरीद लेंगे, या यदि 1 लाख रुपए में ऑटो आता है तो ऑटो जानते हैं ना, है ना, जो रेंट पर चलता है, राइट, मान लीजिए 1 लाख रुपए में ऑटो भी आता है, चले 1.5 लाख रुपए कर लेते हैं, 1,50,000 कर लेते हैं, बाइक भी 1,50,000 में आती है, अच्छी अच्छी बढ़िया, और ऑटो भी आ जाएगा मान लीजिए। तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? आप अपना आंसर जरूर लिखें, बट ये याद रखना, इसमें ये जो आपको 1,50,000 मिल रहे हैं, अब दोबारा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा जीवन भर। समझ में आ रही बात? सिर्फ आपको गॉड ने, भगवान ने आपको बोला कि मैं आपको 1,50,000 देता हूँ, देख ले बेटा क्या करना है। अब आप खुद बताना, आप एक ऑटो खरीदना पसंद करेंगे, और चांस दो ही दिया उसने, दो ही चीजें बोली है कि आप ऑटो खरीद सकते हो या अच्छी सी बाइक खरीद सकते हो। आपका डिसीजन क्या है बताइए, सोचिए, वीडियो को रोक दीजिए, सोचिए, फिर मेरा आंसर देखिए। एक सही व्यक्ति जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहता है, जो जानता है कि अब उसकी लिमिटेड इनकम है, क्योंकि 1,50,000 इससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑटो खरीदेगा। क्योंकि बाइक एक तरह का ऐसा खर्चा है जिससे उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी, वो गया पैसा, उल्टा वो और पैसा लेगा, मेंटेनेंस और पेट्रोल बाकी चीज़ों के लिए उसमें पैसा डालना पड़ेगा। जबकि जो ऑटो यदि लोगे तो शायद आप उसको क्या कर सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो, आप उसको रेंट पर दे सकते हो, या खुद ऑटो ड्राइव कर सकते हो, राइट। ऑटो ड्राइव मतलब ऑटोमेटिक ड्राइव नहीं, उस ऑटो को ड्राइव करके आप अर्निंग कर सकते हो, और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को आप अपनी लाइफ में यूज करते रहोगे, राइट। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा है ना, बेस्ट यूटिलाइजेशन फंड का। तो बिजनेस भी यही करता है, बिजनेस सिर्फ पैसा ज्यादा से ज्यादा सेल करके पैसा लाना नहीं होता है, याद रखना। एक अच्छा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा वो इस पर भी ध्यान देता है कि वो अपने फंड्स को किस तरीके से यूज कर रहा है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक और सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा स्क्रीन चेंज करना पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए कि जैसे कि हमारे बिजनेस की बात करें, है ना, फोकस ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस की बात करें, ठीक है। मान लीजिए हम अभी 31 दिसंबर के, सॉरी 31 जनवरी में हम लोग हैं, और 31 जनवरी में फोकस ट्यूटोरियल के पास में कैश इन हैंड कितना है? 1 लाख, राइट। अब आप देखिए कि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा है ना रेगुलर नहीं आता है ना, मंथली नहीं आता है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में आता है, और एक फिक्स टाइमिंग होता है कि इस मंथ से इस मंथ के बीच में इतना पैसा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो हम 1 जनवरी में हैं, और सॉरी 31 जनवरी को खड़े हैं। अब अप्रैल और सॉरी फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमें मालूम है कि हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अप्रैल के बाद में एडमिशन चालू होंगे, मई और जून में, राइट, तब हमारे पास में पैसा आएगा। मीन्स मान लीजिए मई में हमारे पास में पैसा आएगा, राइट। अब मैं ये सोचूं कि मेरे पास में, मान लीजिए मैं फोकस ट्यूटोरियल का फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, राइट, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारे पास में अभी 1 लाख रुपए हैं, तो हमें इसको कहीं और नहीं रखना चाहिए, हमारे पास में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने हमारे पास में पैसा नहीं आने वाला है, तो हमें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए हम इस पैसे को बैंक में या कहीं और नहीं लगा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको अपने पास रखेंगे, राइट। हमने ये डिसीजन लिया, पहला डिसीजन क्या लिया? ए, कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास रखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि हमारे खर्चे भी हैं, बस ऐसा सोच के हमने इस पैसे को कुछ नहीं करा, बस अपने पास रखा। ऑप्शन बी, मैंने सोचा कि हमें अगले 3 महीने में कितना पैसा लगेगा, रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मैंने कैलकुलेशन निकाला और पता चला कि मुझे अगले 3 महीने में
भाई मान लीजिए 10,000 रुपये मेरे ऑफिस का कोचिंग का किराया है, तो 3 महीने का 30,000 और 5,000 मैंने कुछ भी एक अनसर्टेनिटी के लिए मैंने एक्स्ट्रा में रख लिया। तो टोटल मैंने कितना रखा, मैंने 35,000 को मेरे पास में रखा। मेरे पास में रखा मीन्स क्या करा मैंने बेटा, इतना मैंने कैश इन हैंड मेरे पास में रखा, और बाकी का बैलेंस अमाउंट को क्या करा मैंने, तो मैंने बैलेंस अमाउंट को बैलेंस कितना हुआ, बैलेंस है 65,000। इस बैलेंस अमाउंट को मैंने 3 महीने के लिए क्या करा, बैंक में एफडी करवा दी, कि 3 महीने बाद मान लो मेरे पास में, देखिए 3 महीने तक इन 65,000 का क्या मेरे पास कोई यूज है क्या, नहीं। तो ये मेरे पास में रखा रहेगा तो क्या ये बढ़ जाएगा, नहीं, मेरे पास में ये रखे रहने से ये बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इसको बैंक में एफडी करवा दूंगा, कुछ तो आएगा। 1,000 रुपए आए 3 महीने में, किसके गए, 1,000 रुपए हमने कमा लिए। जरा सोचिए, क्या यदि मैं इन 65,000 को मैं अपने पास में रखा रहता तो क्या वो 1,000 रुपए में कमा पाता, नहीं, राइट। तो मैंने इन 65,000 को बैंक में रख दिया, मैं सेफ जोन में हूं बिल्कुल, मेरे को जितना अगले 3 महीने में खर्चा चाहिए मैंने उतना खर्चा 35,000 अपने कैश इन हैंड भी रख रखा है, और इसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही में बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे, फीस कलेक्ट होना चालू होगी, मैं वापस इस 65,000 को फिर से लॉन्ग टर्म में और कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। हो सकता है कि मैं इसके शेयर्स खरीद लूं, हो सकता है मैं इसका गोल्ड खरीद लूं। क्यों, क्योंकि 3 महीने का वो अब समय निकल चुका है, अब स्टूडेंट आ चुके हैं, अब रेगुलर इनकम चालू हो गई है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। तो पैसा कमाना, ये पैसा कमाने के साथ साथ इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इस पर ज्यादा जोर देना जरूरी होता है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों से ही रिलेटेड है कि ये पैसा जो आप कमा के लाए हैं उसकी कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। अब पैसे की भी कॉस्ट होती है, बिल्कुल बताएंगे अभी, तो उसकी कॉस्ट भी कम से कम होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हैं, नोट्स पर, ठीक है। तो कैपिटल फंड का मतलब, जो पैसे की बात हो रही है, जो लंबे समय के लिए हमारे पास में पैसा आता है उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरकास्टिंग करना कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगले 3 महीने में मुझे 35,000 रुपए की जरूरत है, फॉरकास्टिंग करना, ठीक। कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस, ठीक, फाइनेंस पर भी कंट्रोलिंग कि भैया कितना उसके एक्सपेंस पर, है ना। अलोकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो पैसा है मैं अपने डिपार्टमेंट में बांट दूंगा कि भैया आपके इस डिपार्टमेंट का इतना मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए बजटरी के थ्रू, राइट, बजट बना के। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम में डिफरेंस होता है। मैक्सिमम कॉस्ट की फिक्र नहीं करता। यदि मैं कहूं आपसे कि भैया मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, चाहे वो उसकी कीमत कितनी ही पड़े, ये पैसे की कीमत क्या होती है सर। देखिए, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी कहां से पैसे ला सकती है, उसके पास कितने ऑप्शन है, चलिए हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पैसों की ज़रूरत है, राइट। हम पैसे कहाँ से लाएं, मान लीजिए एक कंपनी है, हम, है ना, हमारी कंपनी है, हमें लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत है, हम कहाँ से पैसे लाएं। हमारे सामने ऑप्शन है कि हम एक काम करते हैं, शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं। अब जानते हैं, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, शेयर कैपिटल आप जानते हैं, है ना। तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप शेयर कैपिटल और इन सब के बारे में जानते हैं, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो शेयर्स इशू करेंगे, ठीक। तो शेयर इशू करने में हमको कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या, 0 इंटरेस्ट, ठीक। तो जो हम फंड लाते हैं उसके बदले हमें जो देना है, उसके बदले जो हमें उसकी जो
कीमत चुकानी है, जो हमें जो देना है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी कीमत बोलेंगे, राइट। तो मान लीजिए हमें 10 करोड़ रुपए की जरूरत है ना, और 10 करोड़ के लिए हम क्या करें, क्या हम शेयर कैपिटल इशू करें? शेयर कैपिटल इशू करने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना है हमें, राइट। दूसरी चीज, क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन है हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है 10%, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट देना है, और केवल हमें इसमें डिबेंचर में क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना है। जैसे 10 साल के लिए हमने डिबेंचर इशू करे तो 10 साल तक केवल हमें हर साल 10% उसका इंटरेस्ट देना है। 10 साल बाद हम उस पूरे पेमेंट को क्या कर सकते हैं, एक साथ पे कर सकते हैं, ठीक है। और लोन ले सकते हैं बैंक से, पर उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 14% है। और इसमें बैंक से लोन लेने में क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट आती है वो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का पेमेंट होता है। देखिए इनमें बहुत गहराई है इन चीजों में। आपको ये समझना होगा कि आपको जो 10 करोड़ की जरूरत है वो किस काम के लिए है। क्या ये 10 करोड़ रुपए अभी जो आ जाएंगे, इससे क्या अगले साल या कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी? मान लीजिए आप ये 10 करोड़ आप ला रहे हैं, किसके लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब भाई बड़ा प्रोजेक्ट है तो कम से कम 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद उससे अर्निंग होना चालू होगी। यदि 10-5 साल बाद उसकी अर्निंग चालू होगी, आपने क्या सोचा कि आप इसमें अब आप खुद पहले तो सोच लीजिए, डिसीजन लीजिए आप कहाँ से पैसा लाएंगे, पहले आप सोच लीजिए, फिर मैं उसको क्लियर करूंगा। बिल्कुल आपका आंसर मैं जानता हूं। आप कहेंगे सर कैपिटल में 0 इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट हमें नहीं देना है, हमारे ऊपर बर्डन नहीं है सर। सबसे पहली बात, कोई फिक्स बर्डन नहीं है शेयर कैपिटल इशू करने से, इसलिए हम क्या ले लेंगे, हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, राइट। यदि आपका डिसीजन ये है तो आप बेटा सबसे ज्यादा गलत हो, बहुत ही ज्यादा गलत हो। क्यों? अब उसका एक्सप्लेनेशन समझो। यदि डिबेंचर आप इशू करते हैं तो आपको केवल क्या देना है, 10% इंटरेस्ट हर साल देना है, और 5 साल या 10 साल बाद आप क्या करोगे, पूरा अमाउंट 10 करोड़ का पे कर सकते हो। आपको डिबेंचर कब इशू करना चाहिए, ऐसे समय यूज करना चाहिए जब आप अपने जो फंड है, जो डिबेंचर इशू करके जो फंड आएगा, उस पैसे का यूज आप ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हो, ऐसे काम में कर रहे हो जिससे इनकम जनरेट होने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने क्या कहा, आप एक प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ ला रहे हैं, और हो सकता है कि 7-8 साल 5 साल बाद इसमें पैसा जनरेट हो, क्योंकि 4 साल तक तो आप उस प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश करने में ही समय निकल जाएगा, और 5वें साल से इनकम जनरेट होगी। तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा कि आप डिबेंचर इशू करो, क्योंकि जब तक आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही तब तक केवल आपको इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना है, और 5 साल बाद आप क्या करोगे, उस पर आपकी इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी, उस प्रोजेक्ट से ही आप कमाना करना चालू कर दोगे, और फिर अगले 4-5 साल में आप पैसा जमा करके 10वें साल में आप क्या कर दोगे, डिबेंचर का पेमेंट कर दोगे। बैंक लोन क्यों नहीं लोगे? क्योंकि बैंक लोन महंगा भी है, और बैंक लोन की जो इंस्टॉलमेंट आती है उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का अमाउंट आ जाता है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही आ जाता है, जो कि अभी आप पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला रहे हो जो कि 5 साल बाद कमा के देगा। तो इन 5 सालों तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है कैसे दोगे? तो आपका डिसीजन होना चाहिए था डिबेंचर इशू करना। इसी को बोलते हैं, देखिए फंड लाएंगे सर कैपिटल में तो 0% है, वहां से क्यों नहीं ला सकते? बेटा आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप एक छोटी बिल्ली के चक्कर में बड़े अपने डॉगी को छोड़ रहे हो, ऐसा हो जाएगा। एक छोटी चीज के चक्कर में बहुत बड़ी चीज छोड़ रहे हो, यदि आप कैपिटल इशू कर रहे हो तो आप केवल कुछ परसेंटेज के कारण आप अपने जिंदगी भर के लिए नए पार्टनर ला रहे हो। जरा सोच के देखिए, कैपिटल मतलब क्या, शेयर्स मतलब क्या, शेयर्स होल्डर कौन होंगे, ओनर होंगे, और यदि शेयर होल्डर आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, शेयर्स ज्यादा बढ़ा रहे हो, मीन्स आप अपने पार्टनर्स बढ़ा रहे हो। आप अपने पार्टनर्स बढ़ा रहे हो मतलब लाइफ टाइम के लिए आप अपने प्रॉफिट को डाइल्यूट कर रहे हो, कम कर रहे हो,
क्योंकि जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतना प्रॉफिट अब आपके हिस्से का कम हो जाएगा। और एक तरफ ध्यान रखो, यदि आपने 50% आपके पास में 51% शेयर हैं और आपने नए शेयर इशू करे हैं, उससे क्या होगा, उससे आपका कंट्रोल कंपनी पे कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो कम परसेंटेज के हो जाएंगे, तो आपका कंट्रोल बाहरी लोगों के हाथ में चला जाएगा। सोच के देखिए आप कितनी बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो सिर्फ सस्ता नहीं, देखो शेयर कैपिटल की से पैसे की जुगाड़ करना सस्ता होगा। क्यों सस्ता होगा? क्योंकि जीरो इंटरेस्ट रेट, बट रिस्क हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप अपने बिजनेस पे से कंट्रोल खो सकते हो। लाइफ टाइम के लिए ऐसे पार्टनर ले सकते हो जिनको आपको कमा के खिलाना है, राइट? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे सस्ता, ठीक? ये हो जाएगा महंगा, और ये होगा सबसे अच्छा डिबेंचर। तो ऑप्टिमम ऑप्टिमम देखो, ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट का मतलब होगा अधिक से अधिक पैसे की जुगाड़ करना। ऑप्टिमम प्रोक्यूरमेंट का मतलब जुगाड़ करना, लेके आना, प्रोक्यूरमेंट का, राइट? जुटाना, हिंदी में शब्द होगा जुटाना, मतलब पैसों की व्यवस्था करना। और बेस्ट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम नहीं, राइट? जो उसकी फाइनेंस कैसी हो, सही हो, वो वर्ड अभी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, अभी नोट्स पे दिखा दूंगा। तो कम से कम रिस्क पर देखो, सस्ते के चक्कर में फंस जाएंगे, कैपिटल इशू करके सस्ते के चक्कर में हम फंस जाएंगे, तो हम डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है? चलिए अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिमम का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा पैसों की जुगाड़ करना, और सही कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर। और मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि हम कैपिटल इशू कर देंगे, राइट? डिफरेंट सोर्स फाइनेंस हैव टू बी आइडेंटिफाई, अलग अलग फाइनेंस के सोर्स को आइडेंटिफाई करना। ये जो तीनों हमने बात कर रहे थे, कैपिटल, बैंक से लोन लेना, डिबेंचर लेना, ये क्या है? डिफरेंट सोर्स हैं किसके? फाइनेंस के। तो फाइनेंस के सोर्स को पहचानना और प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमम फाइनेंस, और उनका क्या करना, वहां से फाइनेंस, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस लेके आना, है ना? ऑप्टिमम याद रखना, ठीक है? कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ देयर कॉस्ट, और उनको कंपेयर करना उनकी कॉस्ट से, और उसमें जो जुड़ी हुई है रिस्क, अभी जो मैंने बताया है ना, उसकी कॉस्ट और उसके रिस्क को, उन सभी को क्या करना? कंपेयर करना। फर्दर द प्रोक्योर्ड फाइनेंस, जो हमने जुगाड़ा है पैसा, इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन सच वे दैट, इस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए कि दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनसे जो प्रॉफिट होना है, जो हमने पैसा लगाया है प्रोजेक्ट में, उससे जो इनकम, उनसे जो फायदा होना है, रिटर्न, वो कैसा होना चाहिए? वो ज्यादा होना चाहिए उसकी कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होगा? वही जो मैंने अभी बताया, अभी जो एग्जांपल दिया था कि डिबेंचर की कॉस्ट होगी 10% और इंटरेस्ट, मतलब 10% ही इंटरेस्ट देना है, ये क्या हो गई? उसकी कॉस्ट हो गई। कैपिटल, शेयर कैपिटल की कॉस्ट कितनी होती है? जीरो होती है, बट रिस्क हाई होता है। तो हमें कॉस्ट के साथ साथ हमें रिस्क को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक? अब हम इसमें डायरेक्ट जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, सीधे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। भाई शेयर होल्डर्स की वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ का मतलब क्या हुआ? उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ना चाहिए। वो शेयर्स के प्राइस कब बढ़ते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करता है। तो सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, उनके शेयर्स हैं, उनकी क्या होगी? वैल्यू ज़्यादा होगी, उनके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक? ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे अर्न करेगा? तो उसके लिए फाइनेंस को सही तरीके से यूज़ करना। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था कि हम उस 1 लाख रुपए को घर पे रख सकते थे, बट
उससे वो पैसा इंक्रीज नहीं होगा, राइट, है ना। तो उसको मुझे उसको क्या करना चाहिए, सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि मैं उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करूंगा तभी जाके वो पैसा इंक्रीज होगा। इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, ये क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन हुआ। Primary function of financial management to maximize shareholder wealth. This is because company's fund belong to the shareholder. भाई कंपनी का फंड है वो किससे रिलेटेड है, शेयर होल्डर से। एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड, जिस तरीके से हम उन पैसे को खर्च करते हैं, एंड द रिटर्न अर्न, और उस पर जो इनकम रिटर्न में मिलती है ना, दे आर return earned by them determine their market value and price, और उसके आधार पर उनके जो शेयर्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू और उनकी प्राइस डिसाइड होती है। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस, मार्केट में इक्विटी शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी इफ द बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन एग्जिट द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उनसे मिलने वाला बेनिफिट, यदि उन्होंने उस डिसीजन में जो कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा यदि बेनिफिट है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, thus we can say that the object of financial management is to maximize the current price of shares of the company। और इसका मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ना, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर का फंड इंक्रीज होना। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। In order to achieve the primary object of wealth maximization, financial management should aim to following objectives. Profit maximization, effective utilization of fund। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है फिलहाल फाइनेंस की नज़र में कि आप अपने फंड को सही तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में, अभी कुछ देर पहले कुछ वर्ड भूल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि मैं सही वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वो था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, राइट। जो मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए हैं और 35,000 रुपए मैंने अपने पास रखे हैं, बाकी के पैसों को मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक, फंड शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एग्जिट इट्स कॉस्ट। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रिजनेबल कॉस्ट। दूसरा काम ये है भाई, ऑब्जेक्ट ये है कि मैनेजमेंट के जरिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए हम जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की, है ना, उसके लिए जो फंड की जो ज़रूरत होती है, जो फंड की को जो उसका जो रिसोर्सेज होता है वो ऐसी जगह से लाएं जहां पर क्या हो, रिजनेबल कॉस्ट हो। अब रिजनेबल कॉस्ट याद है जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि भाई कैपिटल की कॉस्ट 0 है, 0 इंटरेस्ट, बट उसमें रिस्क हाई है, तो वो रिजनेबल कॉस्ट नहीं हुआ। बैंक से 14% है प्लस उस पर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का पेमेंट देना होगा, ये भी रिजनेबल नहीं है, ये हाई कॉस्ट थी। डिबेंचर यदि हम इसको इशू करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिजनेबल हो जाएगा। बट हर केस में हम डिबेंचर को यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हमें फंड 10 करोड़ की जरूरत तो थी, पर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए था कि भाई 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए हम डिबेंचर इशू करने नहीं जाएंगे, और हमारी इनकम जनरेट हो रही है, करेंटली हमारे पास में इनकम जनरेट हो रही है, जैसे ही पैसा आएगा हमारी इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम डिबेंचर इशूज करने की बजाय हम बैंक से लोन लेंगे, क्योंकि डिबेंचर इशू करने में भी खर्चा होता है बेटा, ऐसा तो नहीं ना कि डिबेंचर इशू करने में कोई खर्चा नहीं होगा। इंटरेस्ट के साथ में उस पर उसको इशू करने का काफी बड़ा एक्सपेंसेस करना होगा, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंसेस करना होगा। यदि डिबेंचर इशू करने का एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट को यदि टोटल कर लिया जाए तो हो सकता है कि वो बैंक का जो 14% है उससे ज्यादा चला जाए, राइट। मेंटेनिंग एडुकेट लिक्विडिटी, राइट। भाई बिजनेस में पैसा किसके समान है, ब्लड के समान है,
तो यदि हमारे शरीर में यदि ब्लड की कमी हो जाए तो क्या होगा, चांसेस है निपटने के, है ना। वैसे ही बिजनेस में भी एडुकेट लिक्विडिटी मतलब पैसे का, कैश पैसे का होना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस को चलाने के लिए जो लिक्विड कैश की जरूरत होती है वो होना, पर्याप्त पैसा होना, उतना होना जरूरी है। ठीक। टू मेंटेन फाइनेंशियल लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू वर्किंग कैपिटल डिसीजन, भाई वर्किंग कैपिटल डिसीजन के जरिए इसको मेंटेन किया जाता है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड, भाई फंड सेफ भी है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हमने बैंक की जगह किसी और को पर्सनली दे दिया ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में, तो वो फंड सिक्योर नहीं है ना। अवॉइडिंग आइडियल फंड, ये जो मैंने अभी आपको कहा था कि मेरे पास में 1 लाख रुपए रखा हुआ है और मैं उस 1 लाख रुपए को कहीं यूज नहीं कर रहा हूं, बस अपने पास रखा है ताकि कि अनसर्टेनिटी में मैं अपने पैसों को यूज कर सकूं। तो मैंने क्या कर दिया, एडुकेट लिक्विडिटी नहीं रखी है, मैंने मैक्सिमम लिक्विडिटी कर दी। देखो एडुकेट लिक्विडिटी और मैक्सिमम लिक्विडिटी में डिफरेंस ये है, एडुकेट लिक्विडिटी में आपका फंड आइडल नहीं होगा। 35,000 रुपए मेरे लिए एडुकेट लिक्विडिटी थी, उससे ज्यादा जो 65,000 में फिर भी अपने पास रख रहा था वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम लिक्विडिटी, और वो इशारा करेगा आइडियल फंड। आइडल फंड मतलब बेकार पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास जो कमा के नहीं दे रहा। ठीक। तो हमको अवॉइड करना चाहिए ऐसे फंड को जो कि हमारे पास फालतू में है। ठीक। ऑल्सो इंकरेज वेस्टेज एक्सपेंडिचर, वेस्टेज एक्सपेंडिचर को हमको रोकना भी चाहिए। देयर फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अवॉइड ओवर कैपिटलाइजेशन। ओहो सर ये क्या है बेटा, ये तो पूरा लॉजिक है। ज्यादा पैसा लेने, देखो मेरे पास में 1 लाख रुपए रखा था ना, वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन थी। मींस कि मेरे पास में ज्यादा पैसा है और मेरा उसका जो नियर फ्यूचर में जो एक्सपेंडिचर है, खर्च होना है, वो कितना है, केवल 35, मतलब 65,000 मेरा ओवर कैपिटलाइजेशन है। ज्यादा पैसों की व्यवस्था कर लेना, और ज्यादा पैसों की व्यवस्था करने से दो नुकसान होते हैं, दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। या तो आपने कहीं से उधार ले रखा है इस पैसे को जिसकी आप कॉस्ट पे कर रहे हैं कहीं ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में, या फिर ये आपका ही पैसा है बट आप इस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप इस पे जो इंटरेस्ट कमा सकते थे वो नहीं कमा रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिए एक्चुअल में पूरे अकाउंट का चैप्टर है, बहुत डिटेल में, यदि इसको हम रेगुलर यदि हम इसको जब पढ़ते हैं तो बहुत आराम से पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए काम की बातें बताते जा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन कौन सा आता है, इसके बाद में क्वेश्चन है राइट द फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, सोर्स और डिफरेंस। ठीक है। अब पूरा जो चैप्टर है वो इस क्वेश्चन बैंक में देखें तो बहुत ही सिलेक्टिव हो चुका है। सिलेक्टिव ये हो चुका है कि सिर्फ वो एक ही चीज पर बात कर रहे हैं। ये फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हटा दिया उन्होंने, है ना, फाइनेंशियल डिसीजन भी नहीं है। ठीक। पर आप इनको जरूर थोड़ा सा रीड करके देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने हटा दिया है, ये हमारे नोट्स में है जरूर, सब कुछ हटा दिया इन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब जो हमारे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन देखिए ये सिर्फ 2 चीजों में ही डील कर रहे हैं क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल में डिफरेंस। ठीक। तो हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं, मतलब हम केवल 25% की ही बात कर रहे हैं, 75 नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ उसका रीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। पहले हम इसके लिए एक बैलेंस शीट को देखते हैं बैलेंस शीट बेटा। थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा
समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बैलेंस शीट है, राइट, ये किसी बिजनेस की असेट और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये तो आपको मालूम होगा। ये सारी असेट आई कहाँ से? इन सारी असेट के लिए पैसा कहाँ से आया? इन सारी असेट के लिए पैसा ये यहां से आया, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये जो पूरा पैसा आएगा, यहां पर कैपिटल का मतलब है कि फंड, इस असेट को खरीदने और इस बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड की जरूरत है वो हम कहां कहां से लेकर आएंगे। जो फंड के सोर्सेज हैं, मैंने जैसे बताया था, फंड के सोर्सेज हैं कैपिटल इशू कर देना, ठीक, दूसरा था डिबेंचर इशू कर देना, तीसरा था बैंक लोन लेना, राइट। ये क्या हो गया? फंड के सोर्सेज हो गए। तो इन फंड के सोर्सेज में से किस से कितना पैसा लाना, कैपिटल कितनी इशू करेंगे, बैंक लोन कितना लेंगे और डिबेंचर कितना इशू करेंगे, डिबेंचर से कितना पैसा लाएंगे, इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। कैपिटल का मतलब सिर्फ यहाँ पर वो कैपिटल से नहीं है जो कि हमने अकाउंट में पढ़ी है कि ओनर के फंड को हम कैपिटल कहेंगे, मतलब जो ओनर्स ने पैसा लगाया है। यहाँ पर कैपिटल का मतलब बिजनेस के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां से फुलफिल हुई है, मतलब बाहर से यदि कोई पैसा आया है, इवन कंपनी के ओनर को भी यहाँ पर बाहर मान लिया गया एक तरह से, तो बाहर से जो बिजनेस में पैसा आया है उसको हम बोलेंगे जिस जिस रिसोर्सेज से, डिफरेंट रिसोर्सेज से जो पैसा आया है टोटल, उसका जो स्ट्रक्चर है कि भाई कैपिटल से कितना लाए हम, डिबेंचर से कितना लाए हम बैंक लोन हमने कितना लिया, इसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर जो एक बन जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। देखिए कैपिटल आप जानते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ये ऑनर्स फंड में कैलकुलेट होता है। कैपिटल और रिजर्व फंड किस में आता है? ऑनर्स फंड कहलाता है। ये दोनों किसका पैसा है? ऑनर फंड्स। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? बचत, बिजनेस की बचत जो कि ओनर को देनी थी पर ओनर ने अभी ली नहीं है, है ना, बिजनेस के पास रखी हुई है, ठीक। तो यदि हम अपनी बचतों को भी यूज करते हैं, वो भी एक तरह से यूटिलाइज पैसे की, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस भी सोर्स है, फंड का सोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। पुरानी बचतों को यूज करना भी सोर्स कहलाएगा, है ना। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था बेटा, है ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आना चाहिए था? यहाँ, ठीक। फिर उसके बाद में क्या आएगा? लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि बैंक से हो सकता है, डिबेंचर हो सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जो बिजनेस में ये पैसा आया और ये बिजनेस में पैसा यूज हुआ एक तरह से, तो हम कितनी कैपिटल यूज करेंगे, हम कितने डिबेंचर लेंगे, इशू करेंगे, कितने हम लोन लेंगे, कितना परसेंट, टोटल फंड का कितना परसेंट कैपिटल है, टोटल फंड का कितना परसेंट लोन है, टोटल फंड का कितना परसेंट डिबेंचर है, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम और डिटेल में बात कर सकते थे, बट उसके लिए मेरे को काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना के रखने होते हैं। यदि मैं बोर्ड यूज़ कर पाता बच्चों तो मैं ज़रूर उस पर बताता, बट हम अब इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। चलिए, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब अलग अलग पुर्जों को जब हम मिलाकर किसी चीज को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन, राइट। कंपोजिशन ऑफ अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जो भी हमने लंबे समय के लिए जो पैसों की जुगाड़ करी, पैसों को हम जो लेके आए हैं, मनी को, राइट, वो हम किस अलग अलग सोर्स से कितना लेके आए हैं, उस कंपोजिशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट the capital structure refer to the mix between owners fund and borrowed fund. Very good. क्या बोला हम? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरह का मिक्सर है, किस चीज का? ओनर्स फंड, मैंने अभी बताया था, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या क्या हो गया? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, राइट, वो क्या हो गए? बोरोड फंड, राइट। और इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन
of debt capital and equity capital to make up the total capital of the firm। मैंने अभी आपको समझाते वक्त कहा था, चाहे तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, कि टोटल पैसा जो आया है, टोटल लायबिलिटी या टोटल जो लॉन्ग टर्म फंड है, उसका कितना परसेंटेज कैपिटल से लाए हैं, कितना परसेंटेज हम बैंक लोन से लाए हैं, कितना हम डिबेंचर से लाए हैं, यही इसी बात को टेक्निकल रूप से यहाँ कहा गया है। इट इज रिप्रेजेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रोपोर्शन, परसेंटेज ऑफ डेब्ट कैपिटल, कितनी हमारा डेब्ट है, मतलब हमने कितना लोन लिया है, और कितनी हमारी खुद की कैपिटल है। तो ये किसको प्रेजेंट करता है कि कितना हमने डेब्ट लिया है और कितनी हमारी खुद की ऑनर्स की कैपिटल लगी है। एंड इक्विटी कैपिटल टू मेक अप द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का मतलब हो जाएगा कि टोटल मिला के कैपिटल और डेप्थ दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक, तो उसमें इक्विटी की इक्विटी कैपिटल कितनी है और फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, उसका प्रोपोर्शन मतलब उसका परसेंटेज, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इन सबको आपको याद करवा देता बिल्कुल अच्छे से, पर अभी बहुत टाइम का इशू चल रहा है। और एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि बच्चों का भी इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम आगे बढ़ने के कारण, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा उतना भी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अब ये मान के ना जाने उन्हें ये लगने लगा है कि शायद एग्ज़ाम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगी। और उनकी एक रिदम टूट गई है इस एग्ज़ाम आगे बढ़ने से, तो मैं भी उतना ताकत नहीं लगा रहा हूँ। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हैं तो चलिए ठीक है, मत कोई दिक्कत नहीं, लाइक से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस अफेक्टेड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंस रिस्क। बिल्कुल, आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब आपने पैसा कहाँ से और कितना लेके आए हैं, है ना, हम समझ चुके हैं, कितनी शेयर कैपिटल इशू करी, कितना डिबेंचर और कितना बैंक, राइट। ये स्ट्रक्चर आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, मैंने बेटा बताया था एग्जांपल में, जब मैं शेयर कैपिटल और उसके बारे में बता रहा था कि कैपिटल का बर्डन प्रॉफिटेबिलिटी पर, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं बढ़ेगा, वो शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा, है ना। वो शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट को कम कर देगा, मींस फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो जाएगी, है ना। और डिबेंचर यदि इशू करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट को कम करेगा, पर हो सकता है कि उसमें फाइनेंशियल रिस्क कम हो। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का ही पेमेंट देना है, प्रिंसिपल का नहीं देना है, एक समय बाद ही हम बाकी के पेमेंट को देंगे। तो ये इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर इस दो चीजों को अफेक्ट करता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये रहा कंपोनेंट भाई, ओनर्स शेयर होल्डर फंड, है ना, जिसमें क्या क्या आ जाता है, कैपिटल और रिजर्व आ जाता है, सरप्लस आ जाता है, रिटेन अर्निंग, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है, और बोरोड फंड में सारा लॉन्ग टर्म फंड आ जाता है। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये जरूर एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, इजी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जो ये फंड आता है ये कहाँ से आता है। तो फंड में भी अब दो तरह के कैपिटल हो जाती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखिए, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व द अलोकेशंस ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट और प्रोजेक्ट। जब बिजनेस का जो फंड है, यहाँ पर फर्म्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ बेटा, फर्म्स कैपिटल का मतलब हुआ इन दोनों का पैसा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फर्म्स कैपिटल है। सिर्फ ओनर फंड नहीं, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म बोरोड फंड भी कैपिटल, और इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, फर्म्स कैपिटल कहलाएगी। तो जो भी टोटल पैसा आया है
उसको हम उसका जितना हिस्सा हम लॉन्ग टर्म असेट्स, अब लॉन्ग टर्म असेट आप जानते हैं, या प्रोजेक्ट में हम लगाते हैं, उस पैसे को हम कैपिटल, फिक्स कैपिटल कहेंगे। सपोज कीजिए आप टोटल फर्म्स की कैपिटल कितनी है, 10 लाख, जिसमें से 6 लाख रुपए की आपने क्या खरीद ली, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट्स खरीद ली, राइट। तो हम ये कहेंगे कि 10 लाख टोटल कैपिटल है फर्म की, जिसमें से आपने 6 लाख रुपए आपकी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसा कहाँ लगा दिया, फिक्स असेट में लगा दिया, बड़े प्रोजेक्ट में लगा दिया, राइट। फिक्स्ड असेट आर दोज विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यूजुअली लॉन्गर, और उससे भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड बिल्डिंग। आप समझ गए मेरे ख्याल से। फर्म के पास जितना भी, बिजनेस के पास जितना भी पैसा है लॉन्ग टर्म, है ना, उसमें दोनों आ गए, ये दोनों मिलके आ गए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो लॉन्ग टर्म फंड हो गया। तो उसमें से कितना पैसा आपने फिक्स असेट में लगा दिया, जितना पैसा आपने फिक्स असेट में लगाया वो फिक्स कैपिटल कहला गई, और जितना पैसा आपने अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए निकाल के रखा हुआ है वो वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको अपनी कोचिंग का एक एग्जांपल दिया था, 1 लाख वाला, याद है ना, इसी वीडियो में। आप मुझे बताओ उस एग्जांपल में क्या आप देख के ये बता सकते हो कि मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है, कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? सोचिए, वीडियो को रोकिए और सोचिए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मेरे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल यदि 3 महीने की माने तो कितनी है, 35,000 रुपये। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हाँ, सच्चाई में कुछ और ज़्यादा है, आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई मेरे डेली रूटीन के खर्चे 3 महीने के कितने होंगे, 35,000 होंगे। ये मैंने एक ये मेरी कैपिटल का वो हिस्सा होगा जो मैंने रख लिया, किसके लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक। बट मैंने उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे मान लो 65,000 बच गए, तो मैंने उसको क्या करवा दिया, एफडी करवा दी, या फिर मैंने कुछ असेट खरीद ली, जैसे कि मैंने एसी वगैरह खरीद लिया कोचिंग के लिए, तो मैंने 65,000 मेरा जो पैसा होगा वो फिक्स कैपिटल कहलाएगा, 35,000 वो क्या जो बचा के रखा है, जो कि डेली एक्सपेंसेस के लिए रखे हैं, वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो वर्किंग कैपिटल, सॉरी, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्वेश्चन, सम एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल डिसीजन। ये आप जरूर पढ़िएगा कि फिक्स कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन क्या होते हैं, जैसे परचेस करना, लैंड, मशीन, प्लांट, ठीक, न्यू प्रोजेक्ट लाइन में खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, कुछ बड़ा कुछ चीज़ें करना, एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब क्या होंगे, फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स असेट से फिक्स कैपिटल डिसीजन हो गए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन अब आपका चालू हो रहा है, सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। ये रहा क्वेश्चन, राइट द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। भाई फिक्स कैपिटल के सोर्स क्या है, ठीक, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, याद रखना इसको, फिक्स कैपिटल को ही लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसी, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। जब तक कि वर्किंग कैपिटल के साथ में लॉन्ग टर्म ना लगाया जाए, मान लो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म ही होगा। एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, यहाँ देखो, ये रहा, ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, देखो, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहा जा रहा है, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। जब हम लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल, लंबे समय के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सोर्स क्या है भाई, लंबे समय के लिए आपको पैसा चाहिए तो उसका सोर्स है, पहला तो भैया आप इशू कर सकते हो शेयर्स, शेयर्स आप इशू करो, राइट, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं रे भाई, सुन लो, फिक्स कैपिटल को परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों? परमानेंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, वो एक जगह असेट में जाके लग गई परमानेंटली, अब वो यही है, राइट। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड, बट
इक्विटी शेयर प्रूव बेटर बिकॉज अनलाइक ऑन प्रेफरेंस शेयर नो डिविडेंड एट फिक्स रेट हैज टू बी पेड। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक सोर्स है कि आप शेयर्स इशू कर दो। आप इसके लिए दो तरह के शेयर्स इशू कर सकते हो, इक्विटी शेयर भी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर ज्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि इक्विटी शेयर में आपको कोई भी फिक्स डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती जैसे कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स में देनी होती है। अब जिस बच्चे को प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब नहीं मालूम, जिस बच्चे ने अकाउंट को थ्योरी में रट के पढ़ा हो, उसके लिए तो अब ये भी मुश्किल है बेटा, है ना। तो मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता कि क्या होता है ये मैंने, जिसको इन दोनों में डिफरेंस मालूम है वो समझ चुका है। इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर इश्यूज कर सकते हो। ठीक, मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने के लिए, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, आप पब्लिक से भी डायरेक्ट डिपॉजिट के लिए डिमांड कर सकते हो और उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे सकते हो। ये सिमिलर ही होता है किसके, डिबेंचर के। ठीक है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यस, हम हमारे पुरानी बचतों को जब हम यूज करते हैं, है ना, जैसे आज की तारीख में कोरोना काल में कई बिजनेसमैन अपने खर्चे चलाने के लिए बेटा, क्योंकि बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है ना, कोरोना के कारण बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है, कई फैमिलीज जो आज के अपने खर्चे चला रही है, कैसे चला रही है, उन्होंने जो पुरानी बचत कर रखी है, बिजनेस ने जो पुराने अपने रिटेन अर्निंग है, अर्निंग को जो बचा के रखा है, उन्हीं को यूज कर रहे हैं, उसी को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उसी को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कई बार कंपनीज के पास में इतना ज्यादा फंड होता है और रिटेन अर्निंग होती है कि वो उसको एज अ फिक्स कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं, उससे कोई बड़े प्रोजेक्ट या असेट खरीद सकते हैं, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फिर से प्रॉफिट को काम पर लगा देना, यूज कर लेना। ठीक, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन ले लेना कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कोई भी प्रकार के जहाँ से भी पैसे की फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, ये सारे नाम दे रखे हैं, है ना, IDBI, ये वो बैंक वगैरह, यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हो गया, फिक्स कैपिटल के सोर्सेज हो गए। अब हम देखना, देखिए मैंने इसमें ज्यादा इसलिए आपको नहीं समझाया, 1 to 1 वर्ड रीड नहीं करा क्योंकि इजी है। आप इसको रीड करके तो देखिए, इजी है, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए मैं पहले ही बहुत सारी बातें कर चुका हूं इसी वीडियो में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब, फिक्स कैपिटल तो आप जान गए, ऐसा पैसा जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होने वाला है हमारे बिजनेस में, उसको हम फिक्स कैपिटल कहेंगे। तो वो कैसे डिसाइड होगा कि हमको कितने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो भैया उसके फैक्टर हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल है बेटा, बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। यदि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको एक ट्रेडिंग बिजनेस के मुकाबले ज्यादा क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में तो कोई मशीन वगैरह नहीं होती है ना, उसमें तो सिर्फ गोडाउन का ज्यादा बड़ा एक्सपेंसेस होता है बस। बाकी मैन्युफैक्चरिंग में तो भैया आपको पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, प्लांट लगाना पड़ेगा, राइट। तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत ऐसे बिजनेस में होगी। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज जो मैंने कही। ठीक, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, यदि आपका बिजनेस का साइज कितना है, मतलब आप कितने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं या कितना बड़ा आपका बिजनेस का एरिया है, आप MP के डीलर हैं या आप ऑल ओवर इंडिया में डील करते हैं, राइट, उतनी ज्यादा आपको कैपिटल, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपका बिजनेस कितना एरिया में फैला हुआ है, कितना बड़ा बिजनेस है आपका। नेचर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, राइट, आपका जो मैन्युफैक्चर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका नेचर कैसा है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है। आप जानते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनने में, है ना, उनको प्रोड्यूस होने में ही काफी लंबा टाइम लगता है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, है ना, कुछ भी फसल को आने में 4-6 महीने लगते हैं,
है ना, तो वहां पर ज्यादा फंड की यूज होगी, राइट। इस तरह के जो गुड्स होता है उसमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। आप यदि पता करेंगे कि जो लिकर होती है, दारू शराब, है ना, वाइन्स, ये इनको बनने में काफी टाइम लगता है। कुछ ऐसी होती हैं जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल, यस इतना ही साल, 36 साल, आप समझ रहे, 36 साल लग जाएंगे उसको बनने में, इतना ज्यादा लंबा समय, हाँ बिल्कुल, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कॉस्ट, जिनको जिनको टाइम, उनका जो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, राइट। द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल आल्सो डिपेंड ऑन द आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वो प्रोडक्ट, आर्टिकल टू बी मैन्युफैक्चर, जो बनाया जाने वाला है, आर्टिकल मतलब प्रोडक्ट, गुड्स। फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल गुड्स और मशीन, द नीड फॉर फिक्स कैपिटल which will be more than industries engaged मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल, यदि आपकी कंपनी ऐसे गुड्स बनाती है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है, प्रोड्यूसर गुड्स, याद हो आपको, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने की फैक्ट्री है आपकी, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हो, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। और यदि आप नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स बनाते हो तो आपको कम कैपिटल की, फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। अमाउंट ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, यदि आपने अपने बिजनेस को चालू करने में काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है तो आपका काफी ज्यादा पैसा कहाँ फंस गया है, लॉन्ग टर्म में फंस गया है। ये प्रीमियरी एक्सपेंसेस हम अकाउंट में बहुत अच्छे से समझाते हैं बेटा, ठीक। इफ द प्रमोटर हैव टू स्पेंड मोर, प्रीमियरी एक्सपेंसेस मींस बिजनेस को चालू करने की कॉस्ट, बिजनेस को चालू करने के जो शुरुआती खर्च किए जाते हैं उसको हम ये कहते हैं, ठीक। लाइक कमीशन ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बेचने के लिए कमीशन देना, या डिबेंचर बेचने के लिए कमीशन देना, और अंडर राइटर कमीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। जो ब्रोकर शेयर्स और डिबेंचर को बेचने में हेल्प करते हैं उनको अंडर राइटर्स बोलते हैं, और उनको दिया गया कमीशन अंडर राइटिंग कमीशन होता है। तो यदि जितना ज्यादा ये खर्चा किया जाएगा उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी इस बात को लेकर इसके डिसीजन में इंपॉर्टेंस रखता है। इफ द मैनेजर वांट टू enter in the market as a major producer, they very beginning, then more fixed capital will be needed। यदि मार्केट मैनेजर ये सोचते हैं कि हम मार्केट के एक बड़े प्रोड्यूसर बने, हम ज्यादा हिस्सा कैप्चर करें, तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कर लिया हमने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ये हो चुका है। अब हमारे पास सामने सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं। वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक, और दूसरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बीच में डिफरेंस। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है। हम लगभग वर्किंग कैपिटल समझ चुके हैं फिक्स कैपिटल के साथ में। डे टू डे का जो एक्सपेंसेस होता है, उस एक्सपेंसेस को करने के लिए, उस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जिस पैसे की, लिक्विड पैसे की जरूरत, कैश की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म मतलब जनरली वर्किंग कैपिटल ही बोला जाता है। जब इसके साथ में लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है तो वो फिक्स कैपिटल हो जाता है। वर्किंग कैपिटल मींस द पोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा विच इज इन्वेस्टेड इन करंट असेट एंड, जो किसमें इन्वेस्ट किया गया है, करंट असेट, करंट असेट आप लोग जानते हैं, एंड यूटिलाइज फॉर मीटिंग करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए जो यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बाय कैश। बैंक में रखा हुआ पैसा भी कैश ही होता है, ठीक है। पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सामान्य बिजनेस के दौरान, ठीक है। मैं कुछ जल्दी ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होते जा रहा है ना, और मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूं, उसके पार्ट्स ना बने, ठीक। तो अदर वर्ड्स, in other words the working capital is invested in raw material, in
भाई करंट असेट का नाम बताना है सारे, है ना। इन स्टॉक ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, या फिर इन मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस, करंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, राइट। ये हो गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। मींस हम करंट असेट का टोटल यदि लगा दें, करंट असेट का टोटल लगा दें तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस वर्किंग। और यदि करंट असेट में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। और जब तक अनलेस द अदरवाइज स्पेसिफाइड वर्किंग कैपिटल, जब तक कि हम वर्किंग कैपिटल को स्पेसिफाई ना करें कि वो ग्रॉस कैपिटल है, तब तक हम उसको नेट मानेंगे। नेट मानेंगे मतलब हम उसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहेंगे। सिंपल सी बात। मैं यदि सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं तो मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं। इट मींस वर्किंग करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। पर यदि मेरे को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में बोलना है तो मैं स्पेशल बोलूंगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब मेरे को इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा यदि ये मैं कहना चाहता हूं। और यदि मैं सिर्फ नेट वर्किंग कहना चाहता हूं वर्किंग कैपिटल, तो मैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही कहूंगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में है ना, इसलिए मैं समझा रहा था। क्या है कि करंट असेट का टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई फिर से वही बात आ गई कि वर्किंग कैपिटल किन बातों पर निर्भर करेगी। तो भाई सबसे पहले बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, यदि आपका बिजनेस ट्रेडिंग के बजाय कैसा है, सर्विस देने वाला है, तो देखिए जब आप सर्विस देते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि आपको कुछ खरीदना नहीं है जिसके लिए आपको स्टॉक करना पड़े। आप जितना ज्यादा स्टॉक करोगे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। तो सर्विस, यदि बिजनेस आपका बिजनेस कैसा है, सर्विस देने का, जैसे कोचिंग पढ़ाने का काम है या कुछ बेचना नहीं है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ डेली के जो मेंटेनेंस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट वगैरह, ये ही करने होते हैं, है ना। पर आपका यदि ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका बिजनेस कितना बड़ा है ना, आपका उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। Organization which is operate as on a large scale, their quantum of inventory ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखना पड़ेगी। ठीक, आपको डेटर्स जनरली कैसे हैं, मतलब आपके डेटर्स के टाइमिंग आपने क्या सेट कर रखी है, उस पर भी डिपेंड करेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक, सीजनल फैक्टर। बस सीजनल फैक्टर ये है कि आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, सीजनल है। यदि आपका प्रोडक्ट सीजनल है तो सीजन के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ सकती है। सम ऑफ द बिजनेस है सीजनल ऑपरेशनल, है ना। जैसे कूलर बनाने की फैक्ट्री आपकी, राइट, सिर्फ कूलर ही बनाते हैं। ड्यूरिंग पीक सीजन लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, गर्मियों के टाइम में आपको ज़्यादा, गर्मी के टाइम के जस्ट पहले जब आप क्या कर रहे हैं, देखिए कूलर बिजनेस के लिए पीक टाइम कब का होगा, गर्मी का टाइम नहीं होगा, गर्मी के थोड़े पहले, 2 महीने पहले, जब विंटर जाएगा, विंटर का एंडिंग टाइम ऐसे बिजनेस के लिए, कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए पीक टाइमिंग होता है, पीक पीरियड होता है, क्योंकि इन्हें उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टॉक मेंटेन करना होता है, फिनिश गुड मेंटेन करना होता है, ताकि जैसे ही समर स्टार्ट हो वो अपने प्रोडक्ट टाइम पर मार्केट में अवेलेबल करवा सके। ठीक है, तो उस समय उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ देखिए ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जिस आप जो बना रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो उसकी अवेलेबिलिटी किस प्रकार की है। यदि आप एक ऐसे रॉ मटेरियल को यूज करते हैं जो रेयर है, मतलब जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करके रखना होगा। आप जितना ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करेंगे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और आपका रॉ मटेरियल मतलब आपके गुड्स का रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है
मीन्स कि बेटा आपको वो कभी भी मिल जाएगा, मीन्स आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, इसका मतलब है कि आपका जो गुड्स है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेता है। जितना ज्यादा टाइम उसको कन्वर्जन में लगता है फिनिश गुड में बनने में रॉ मटेरियल से, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट रिसीव्ड। क्रेडिट अलाउड का मतलब हुआ कि हम हमारे डेटर्स को कितना टाइमिंग देते हैं पेमेंट करने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए आप यदि 60 दिन का टाइम देते हैं मतलब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। यदि आप 30 और 60 दिन का समय में यदि हम कंपेयर करें, यदि आप अपने डेटर को 30 दिन का टाइम देते हैं तो आपको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कंपेयर यदि आप अपने डेटर को 60 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि आपका पैसा 60 दिन के लिए वहां फंस रहा है। आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए कहीं और से उधार लेना पड़ सकता है, राइट। तो क्रेडिट रिसीव्ड का भी मतलब यह है, क्रेडिट रिसीव्ड का मतलब क्रेडिटर से हमें कितने दिनों का समय मिलता है उनका पेमेंट लौटाने के लिए। यदि हमें कम समय मिलता है क्रेडिटर से तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। ये उल्टा चलेगा, ये दोनों अपोजिट चलते हैं। यदि हम कम समय देते हैं लोगों को, डेटर को हम कम समय देते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होगी। पर यदि हमें कम समय मिलता है क्रेडिटर से तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। समझ में आई बात? उल्टा चलता है ये, ठीक है। यहाँ पर हम बस आखिरी क्वेश्चन पे हैं, अगले 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। भाई फिक्स कैपिटल is that capital which is more remain permanently invested in business। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए क्या होता है, टिका रहता है, बिजनेस में लगा रहता है। और ये कैसा होता है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। टाइमिंग, रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। फिक्स कैपिटल किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से। ये किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म से। मनी नीडेड टू बाय फिक्स असेट, ये पैसा कहाँ, ये कैपिटल कहाँ काम आता है, फिक्स असेट को खरीदने में काम आता है। वर्किंग कैपिटल करंट असेट को खरीदने और या फिर करंट लाइबिलिटी के पेमेंट करने में काम आता है। नो, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल के नाम से जानते हैं और इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक। देयर इज वेरी लिटिल लिक्विडिटी बिकॉज दे आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट। ये इसमें लिक्विडिटी नहीं होती ना के बराबर, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट होता है जिसको हम आसानी से बेच नहीं सकते। और ये क्या होता है, ये लिक्विड कैपिटल होती है, सिंपल सी बात है। ठीक। हम इसके सोर्सेस क्या है, इसके सोर्सेस ये हैं, इसके सोर्सेस क्या है, इसके सोर्सेस ये हैं। ठीक। हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक। चैप्टर नंबर 10 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 पार्ट्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में।